नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं नारी नारी में। आज हम बात करेंगे विधानसभा की, और विधानसभा के पटल पे क्या कुछ चलता है, खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे की। कितना उठा पाता है, कितनी जगह मिल पाती है, और क्या पार्टी लाइन से अलग हट करके महिला के सफलता हो, चाहे उसकी दुख की बात हो, उठ पाती है क्या। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व मंत्री और लगातार 5वीं बार विधायक बनी अनीता बघेल जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्वशी देव रावल जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना जी हैं। हमारे साथ दीप्ति किरण माहेश्वरी जी हैं। सभी विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीता जी आपके पास में आना चाहूँगा। 5 बार आप लगातार जीत के आई और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका, पक्ष में भी रहने का और विपक्ष में भी रहने का। मंत्री भी बने तो सरकार के नाते आपके दायित्व की भी बात हुई है। तो कैसा कुछ माहौल है, और वाकई एक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउस के प्रति होती है, वो हम फुलफिल कर पाते हैं? देखिए, चूंकि नई विधानसभा का गठन अभी पिछले दिनों ही हुआ है और बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि परंपराओं को सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हर विधानसभा की अपनी खुद की परंपराएं हैं, खुद के नियम हैं। उन नियमों में रह करके कैसे अधिक से अधिक विधानसभा के उस मंच का इस्तेमाल करके आम जन को राहत दी जा सके, उसकी कोशिश में हर विधायक होता है, पर वो कितना उपयोग कर पाता है ये उसके समय पर निर्भर करता है। यदि वो अधिक समय देते हैं तो निश्चित रूप से उसका अधिक उपयोग होगा, और यदि कम समय देते हैं तो फिर उसका कम उपयोग होता है। तो हमें हमारे जो पूर्ववर्ती नेता थे, उनके द्वारा यही सिखाया जाता था कि आप अधिक से अधिक अपनी विधानसभा में समय दीजिए, तो आपको पूरे राजस्थान में विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां पर पूरे राजस्थान के मुद्दे आपको समझ में आ जाएंगे, और पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं आपको वहां सुनने को मिलती हैं। तो उससे पता पड़ता है कि फलाना विधानसभा की क्या समस्याएं हैं। तो क्षेत्र के बारे में जानकारी की अच्छी खासी जो नॉलेज है वो आपको विधानसभा में रहने को मिलती है। तो चूंकि आपने महिला मुद्दों की बात की है, हम स्वयं महिला विधायक हैं, और अभी कल चिकित्सा विभाग की डिमांड्स हुई थी। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो इस चर्चा में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने महिला स्वास्थ्य की, मैंने स्वयं महिला स्वास्थ्य की बात करी, और महिला स्वास्थ्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो महिला होने के नाते से एक विशेष छूट हमें होती है कि हम महिला मुद्दों पर बहुत स्वतंत्र तरीके से बहुत अच्छे अपनी बात उस मंच पर रख पाते हैं, और रखने से फिर उसका समाधान भी होता है। थोड़ा सा सवाल आपसे मेरा, पार्टी लाइन से अलग हटके ऊपर उठ के भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि जो वास्तव में बोलनी चाहिए, या बोल पाते हैं? बिल्कुल। चर्चा में देखिए, आपने जो चोमू से आने वाली विधायक है उन्होंने तारीफ की है, और इसी प्रकार से हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों में जो कालीचरण सर्राफ जी थे, उन्होंने एक विषय पर खुद मंत्री महोदय ने जो ओपीडी टावर बन रहा है उसकी चर्चा की कल, उसकी तारीफ की कि नहीं ये शुरुआत अच्छी थी, लेकिन इसको पूर्णता की ओर हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। तो यदि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको स्वीकारने में कहीं कोई गुरेज किसी स्तर पर भी नहीं होना चाहिए, और यही राजस्थान विधानसभा की परंपरा भी रही है, और उसका निर्वहन लगातार अब तक होता रहा है, और मेरे को लगता है कि भविष्य में भी होता रहेगा। इंदिरा जी आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, विधानसभा है, निश्चित रूप से सबकी निगाहें टिकी होती हैं। पूरे प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की जो जनता होती है वो जनप्रतिनिधि की तरफ देखती है, और आप लोग 200 जो चुन करके आते हैं सौभाग्यशाली हैं। 7.5-8 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें से यहाँ आपको लगता है दूसरी मर्तबा आप विधायक बनी है, पार्टी लाइन से अलग हट करके। खासकर मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दे, उनके डेवलपमेंट, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, खुल के चर्चा हो पाती है, पहला। और दूसरा, पार्टी लाइन से को छोड़ करके हम उसमें देख पाते हैं कि हाँ बिल्कुल पार्टी लाइन अलग बात है, लेकिन महिला के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो, उसके डेवलपमेंट से जुड़ा मुद्दा हो, उसके रोजगार और एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा हो, जिस पर खुल के चर्चा करते हो पार्टी लाइन से अलग हटके, ऐसा देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि चाहिए अभी भाजपा की सरकार है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो भी मुद्दा हो, महिलाओं का विशेषकर जो मुद्दा है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि पार्टी सरकार है तो हम मुद्दे नहीं उठाएं। और आप लोगों को सबको पता है, राजस्थान की मीडिया को भी पता है कि मैं हमेशा मुद्दे उठाती हूँ,
सरकार मंत्रियों से जिससे भी मुझे बात करनी होती थी और पिछली 5 सालों का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर सभी प्रकार के मुद्दे उठाए। अभी इस सदन के अंदर भी मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा लगा मेरा वो क्वेश्चन भी लगा सदन में महिला सुरक्षा का, महिला उत्पीड़न का। लेकिन थोड़ा सा विडंबना ये है कि कई बार राजनीति के अंदर जो जवाब आने चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। मुद्दे उठाना गलत बात नहीं है, सदन के पक्ष के लोग भी उठाते हैं, विपक्ष के लोग भी उठाते हैं, और जो उनको सही लगता है, सही मायने में जो उनके माइंड में होता है, वो सारे लोग मुद्दे उठाते हैं। लेकिन उनके जवाब सही आए और उन पर अमल हो। और क्षेत्र के अंदर जैसे कि सदन में जो मुद्दा उठ रहा है उसकी प्रतिक्रिया अगर क्षेत्र के अंदर नज़र आएगी, राजस्थान के अंदर इलाकों के अंदर नज़र आएगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा लाभ मिल पाएगा। जी दीप्ति जी, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दल की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि यहाँ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं मैक्सिमम किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और होता भी है। लेकिन जब आप देखेंगे किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, तो उसमें महिला, किसान, युवा, बेरोजगार, मैं महिलाओं से, क्यों हमारा प्रोग्राम नारी है, महिलाओं से बेस्ड है, उसका नाम रखते हैं कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, रोजगार के अवसर देंगे। और महिलाओं से जुड़े अगर कोई भी अपराध होता तो उसे बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु बनाया जाता है राजनीति के अंदर। लेकिन जब हाउस में हम जीत के आते हैं तो वाकई जो हम बाहर देख करके आते हैं, जिसे सीखते हैं कि हाँ ये होना नहीं चाहिए, इसे हम दुरुस्त करेंगे, कितना देख पाते हैं? क्योंकि सेकंड टाइम के एमएलए हैं आप भी, बहुत सारी चीज़ों को आप देख चुकी हैं वहाँ पे। योगेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की बात, महिलाओं का विषय, युवा का, किसान का, जैसे आपने कहा कि हर सरकार आती है, इन पे पहले बोलती है, इनके लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच रही है महिलाओं को लेके, जिस तरीके से लखपति दीदी की अगर हम बात करें और उन्होंने इसको किस तरीके से वापस स्टेट में भी इम्प्लीमेंटेशन होने की प्रयास करा है। इस बार का बजट आप देखेंगे तो 15 लाख लखपति दीदी की घोषणा हुई है। और अगर ग्राउंड की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि राजीविका के माध्यम से गांव-गांव में किस तरीके से ये स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाएं उसमें काम कर रही है। मैं खुद राजसमंद के अंदर उनकी हर 2 महीने में एक मीटिंग लेती हूँ, उन लोगों को हम और क्या हमारी तरफ से हेल्प कर सकते हैं, उनके औद्योगिक वे में उनको किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, उसका भी हम प्रयासरत रहते हैं। तो हर सरकार इस बात को समझती है, जानती है कि महिलाओं को सशक्त करने की बहुत ज़रूरत है। और महिलाएं अगर कमाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो अपने आप ही उनको नॉलेज होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती हैं। महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं कि मुद्दे उठाते हैं। देखिए, ये मुद्दे इसलिए उठते हैं क्योंकि आज भी गाँव के अंदर कुरीतियाँ बहुत फैली हुई है, और उन कुरीतियों को जब तक हम बोलते नहीं रहेंगे, बार बार बोलेंगे, तभी तो वो कुरीति खत्म होगी। इस वजह से उन मुद्दों को बार बार उठाया जाता है। जी चलिए, मैं उर्वशी जी आपके पास में आना चाहूंगी। आप हाउस को लंबे समय से कवर भी करते हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन भी है, और राज्यों में विधानसभा के सत्र इस वक्त मानसून सत्र के नाम से चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ गए? आज़ादी तो सबको, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है, लेकिन कितना देख पाती हैं कि पार्टी लाइन को छोड़ करके, देखिए किसी बजट की तारीफ कर देना ये सब कुछ नहीं, लेकिन खासकर जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा, कितना अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को? योगेंद्र जी, एक तो राजस्थान में हम बहुत ओवर डेकेड्स, बहुत सालों से देख रहे हैं कि इश्यूज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये गवर्नमेंट्स तो बदलती हैं, बट ये इश्यूज कहीं ना कहीं सेम चल रहे हैं बहुत सालों से। तो एक तो ये दिखाता है कि मे बी जैसे हम बोलते हैं घोषणाएं ज़्यादा होती हैं, ग्राउंड पे कितना काम होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, दैट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। क्योंकि अभी भी राजस्थान के आंकड़े कहीं ना कहीं राजस्थान पिछड़े स्टेट्स में ही है इन सब आंकड़ों में। सो एंड महिला उत्पीड़न में तो नंबर 1 पे है, काफ़ी टाइम से 1, 2, 3 ऐसे रहता है। सो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अगर क्लेम करें कि उन्होंने किया है,
मे बी थोड़ा बहुत काम हुआ है, बट ज़्यादा आई थिंक इश्यूज बहुत सारे हैं जो टैकल करने की ज़रूरत है। एंड इसके लिए ये तो डेफिनेटली ज़रूरत है कि जितने भी महिलाएं चुन के आई हैं, एमएलए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको पार्टी लाइन से उठकर ही काम करना पड़ेगा, तभी होगा। बिकॉज गवर्नमेंट्स अगर ब्लेम गेम पर ही रहेंगी कि अच्छा आपने ये किया, आपकी सरकार ने ये नहीं किया, तो उससे तो मामला सुलझने वाला है नहीं। सो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि जो एमएलएज हैं वो इकट्ठे होकर एक वॉइस में बोलें ऑन विमेन इश्यूज, सिंस हम विमेन की बात कर रहे हैं। सो बट ये है कि एफर्ट्स हुए हैं कहीं कहीं, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो जहाँ पे आई थिंक विमेन ने ये नहीं देख के कि मैं इस पार्टी से हूँ या दूसरी पार्टी से, जहाँ पे उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इससे आई थिंक ये जाहिर होता है कि अगर वो एक वॉइस में बोलें तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिल्कुल जरूरी भी है उसके लिए। अनीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं आप जब मिनिस्ट्री थी तब भी देखा, किरण माहेश्वरी जी को भी देखा, उससे पहले और भी लोगों को मैंने देखा। पिछली बार शकुंतला रावत थी, उनको भी हमने देखा। आप लोगों में आपस में डायलॉग और काफ़ी कुछ रहता है। इस बार ये है, या कहूँ कि बड़ा सत्र पहला है या यूँ दूसरा सत्र है? तो मुझे आप लोगों की लॉबी में या कुछ इस तरह की हलचल नहीं दिखी, या फिर कभी बात होती है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, बेशक पार्टी किसी की भी हो, लेकिन हमें इस तरह से उठाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है योगेंद्र जी। महिलाओं के संबंधी जो मुद्दे हैं वो पिछली विधानसभा में भी हम सब मिलकर के तय करके उठाते थे, और इस बार भी। क्योंकि मैंने जैसे कहा, आज इंदिरा जी हो, चाहे रीटा चौधरी जी हो, चाहे हमारी प्रियंका जी हो, चाहे रितु बनावत हो, या हमारे सत्ता पक्ष की बहनें हो, सबसे संवाद हमारा है। और चूंकि मैंने कहा ना कि ये पहला ही सत्र मान लीजिए, क्योंकि वो सत्र तो अप्रोप्रिएशन बिल के लिए आया था, है ना, अनुदान की मांगों के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए था। लेकिन यह पहला सत्र बड़ा सत्र है जिसमें एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे की विधानसभा का परिचय, बोलने की कि जब बारी आती है तभी भी परिचय हो जाता है। तो हम मिलकर के महिला इश्यूज पर बात भी करते हैं और महिलाओं का कैसे समाधान हो उस दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। और ये अच्छी परंपरा है राजस्थान की विधानसभा की अच्छी परंपरा है। और इसे डालने वाली, जिनका आपने नाम लिया, स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी हैं, वही ये परंपरा डाल के गई। उससे पहले जब मैं 2003 से 8 के बीच में जीत के आई थी, फर्स्ट बार एमएलए बनी थी, तब ये परंपरा नहीं थी राजस्थान की विधानसभा में। लेकिन जब तीसरी बार किरण माहेश्वरी जी जीत के आई तो उन्होंने हम सब का एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके एक दूसरे के इशूज को शेयर किया। विधानसभा के इशूज हम शेयर करते हैं, आपकी विधानसभा में क्या इशू, कोई अच्छी प्रैक्टिस, कोई अच्छा नवाचार यदि होता है तो नवाचार भी बताते हैं कि लोगों की समस्याओं से समाधान कैसे हो, लोगों से कैसे जुड़ा जा सकता है, लोगों के बीच में कैसे रहा जा सकता है, तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो ये तो राजस्थान की एक अच्छी परंपरा है जिसका निर्वहन वर्तमान की और भूतपूर्व सभी विधायक करती आई हैं। और मुझे लगता है कि वर्तमान के जो एमएलएज हैं वो बहुत अच्छी, सभी एमएलएज बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाली हैं। तो ये इस सत्र में भी यह सिलसिला आगे रहने वाला है। जी चलिए, कुछ बात होती हैं कि बजट में हर सरकार फुलफिल कोई नहीं कर सकती और गुंजाइशें रहती हैं। आपको लगता है कि बजट भी रहा, कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो छूट भी गई होंगी, बाहर बात भी होती हैं? क्योंकि अब एक पता नहीं ऐसा कल्चर, उर्वशी जी इस पे मुहर लगाएंगे या यही बता सकती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि अब पार्टी या तो वॉच करती है या महिलाएं खुल करके नहीं बोल पाती हैं। अभी आप ही की पार्टी के गवर्नमेंट की वजह से नहीं कह रहा मैं, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी यही सिलसिला था। महिलाएं अपनी पार्टी बाहर तो कह देंगे कि बजट में देखिए ये नहीं मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं बोलता। मैं बताती हूँ योगेंद्र जी, ये एक्चुअली आप मैं लगातार जनता के प्रेम की वजह से ये सौभाग्य मुझे लगातार 20 साल से विधानसभा में आने को मिला। होता क्या है कि जब नई सरकार का गठन होता है तो प्रथम साल नई सरकार का जो प्रथम साल का बजट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत कम चीज़ें उसमें होती हैं। लास्ट का, जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने जाता है तो लास्ट में आते आते सरकार का बजट का साइज भी और बजट की जो बुक है उसका साइज भी बहुत, उसके पैरास भी संख्या भी बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। लेकिन जो पहली बार एमएलए बन के आता है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है और धीरे धीरे उसको लगता है कि मेरे को ये घोषणा हो गई, ये घोषणा हो गई, तो वो खुश हो जाता है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। लेकिन पहली बार मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि पहली बार मैंने जो इतिहास देखा है 1952 से लेकर के अब तक, पहली बार ऐसा बजट आया है कि उसमें 5 साल में हम ये घोषणा पूरी करेंगे। 5 साल का रोड मैप
2047 का रोड मैप कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के दिशा ये काम करेंगे। कुछ काम तो 2 वर्षों के लिए हाथ में लिए गए हैं, कुछ काम 5 वर्ष के हैं, कुछ काम 3 वर्ष के हैं, कुछ काम 4 वर्ष के हैं। तो मुझे अब तय हो गया कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में 44 करोड़ रुपए गंदे पानी की निकासी के नालों के लिए खर्च होने हैं। तो मुझे फर्स्ट ईयर कौन से नाले पहली प्राथमिकता पे लेने हैं, दूसरे दिया तो मुझे अब ये टेंशन नहीं है कि नहीं बजट सेकंड ईयर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बजट तो मुझे मिल ही गया है, बस उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कैसे उसको जी, मैं केवल बस एक महिलाओं पे फोकस रखना चाह रहा हूँ और मैंने उदाहरण दिया आपको सिर्फ जी। तो ये महिला वित्त मंत्री होने का भी कोई फर्क है इसमें? बिल्कुल, ये तो महिला वित्त मंत्री होने, महिलाएं फाइनेंस को ठीक ढंग से समझती हैं क्योंकि वो घर चलाती हैं, तो जितना पैसा होता है उसमें कैसे मैनेज कर सकती है, सब बच्चों को कैसे खुश कर सकती हैं। इस वजह से जब वसुंधरा जी का कार्यकाल भी था तब भी हमने ये बहुत बारीकी से देखा, और अभी जब वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी हैं उनका भी ये फर्स्ट जो बजट है उसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महिला एमएलएज ने जितनी मांगे रखी मेरे को लगता है कि 100% पूरी हुई, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे वो, चलिए मैं इंदिरा जी से पूछूंगा इस बात पे। मांग ही नहीं है जी। तो वो एक विषय अलग है, परंतु मांग के अनुसार तो सब समस्त चीजें उन्होंने रखी है। इंदिरा जी, पहली बात तो यह है कि जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को मांगने की, और आपने सोचा वो दिया कुमारी जी ने दिए हैं। बजट की अगर हम बात करना चाहे, पार्टी लाइन से अलग हट करके उन्होंने महिला और तमाम वर्ग को उन्होंने छूने की कोशिश की है। अभी जो अनिता जी कह रही हैं, तो आप सहमत हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से पहला बजट आया, अनीता जी भी कह रही हैं छोटा बजट है, तो लंबी सोच को लेकर लाया गया है। लेकिन अभी इस बजट के अंदर तो विशेष कुछ मुझे, वैसे मेरी विधानसभा की बात करूँ तो मुझे कुछ विशेष मिला नहीं है। और आगे हम बात करते हैं कि 5 साल के अंदर, क्योंकि मैंने विपक्ष को पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार सत्ता पक्ष में थी। और सत्ता पक्ष की मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे साथ में दीप्ति किरण मिश्र जी भी हमारे साथ में विधायक, हमारी छोटी बहन है, और इनकी मदर को भी मैंने देखा है जब 2018 में वो उन्होंने चुनाव जीता था, और मैं काफ़ी उनसे प्रभावित थी और मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी वो। तो उसके बाद जब वो नहीं रही यहाँ दुनिया में, उसके बाद माननीय अशोक गहलोत जी ने, पार्टियाँ कोई सी भी हो, लेकिन ऐसी सोच, बड़ी सोच रखने वाले महान नेता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके नाम से कॉलेज इलाके के अंदर खोला गया, उनकी विधानसभा के अंदर। तो इस प्रकार के जो निर्णय लेना, मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, और महिलाओं के लिए विशेषकर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम, कोई भी नेता हमारा बीच में है या फिर नहीं रहा, या फिर आगे कोई भी हमें सामूहिक पूरे राजस्थान की बात करना हम चाहें तो, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बोला है कि सवाल के जवाब में मंत्री ये कहते हुए नज़र आए कि पहले आपकी सरकार में इतने प्रकरण दर्ज हुए, हमारी में इतने प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आप सबको पता भी है कि वो प्रकरण साल भर के थे, ये 6 महीने के हो गए इतने सारे। तो इन पे नहीं जाकर ये कहना चाहिए था कि जो प्रकरण सामने आ रहे हैं उन पर हम पहले जो भी हुआ है हम आगे बढ़ेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे किस तरीके से महिला अत्याचार कम हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि महिला अत्याचार जो थानों में आते हैं, जो रिकॉर्ड पर आते हैं, वो मैं समझती हूँ वो पूरे नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं पाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो बहुत कम रिकॉर्ड पर आ पाते हैं। जितना हो रहा है उतना भी रिकॉर्ड पर नहीं आता। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। इंदिरा जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि महिला और पुरुष विधायक, इसका होने का भी कोई फर्क पड़ता है? मुझे तो ये लगता है कि वैसे तो सार्वजनिक सारे जो मुद्दे होते हैं उन पर सिंपैथी होती है। महिला पुरुष का मुझे ये समझ में जो आता है कि पुरुष का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे जिस तरीके से घर को हम संवारते हैं, सजाते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें लगता है कि विधानसभा जो है हमारा परिवार है, और जहाँ से हम चुनकर आए हैं, जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, वो ही हमारा परिवार है। और उनसे इतना लगाव हो जाता है कि उनके जो मुद्दे होते हैं वो हमारे खुद के हार्टली प्रभावित हमको करते हैं, और उनके लिए हम सदन में लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ती है उनके लिए हम लगे रहते हैं, और क्षेत्रीय में जनता के लिए जो आवश्यकता होती है। मेरा जो सवाल है ये है कि
आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं जहां पे आपको बात रखने की जगह होती है, या ब्यूरोक्रेसी में कहीं ऐसा तो नहीं पुरुष या महिला विधायक है, इसका कोई अंतर तो महसूस नहीं होता है कि अभी सब कुछ समान है? क्योंकि मैं अक्सर जनप्रतिनिधि के लिए सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, इनके लिए सुनता हूं, तो एमएलए में तो ऐसा नहीं होता। अब हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग अलग होता है। मेरा अनुभव कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, और जहाँ भी मुझे बात रखनी होती है तो मैं तो बेबाकी से रखती हूँ। पर मैंने ये चीज़ देखी है कि सरपंच जो लोग होते हैं, मैंने शुरू में काफ़ी प्रयास भी किया और मैंने डांटा भी सबको कि आप अपनी महिला को भेजो, लेकिन मैं जो बात आती है वो ये आती है कि महिला समझ नहीं पाती और वो जो प्रॉपर जो काम करना होता है वो कर नहीं पाती। फिर मजबूरन हमें भी उनको अलाउ करना पड़ता है कि ठीक है, जनता का नुकसान होता है क्योंकि पढ़ी लिखी भी नहीं होती, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और पॉलिटिक्स में नहीं आती है तो सारी चीज़ें समझ में नहीं पाती, कहीं शर्म के मारे कुर्सी पर नहीं बैठ पाती है, कहीं प्रधान बन जाते हैं लेकिन ब्लॉक को संभाल नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर पार्टियों को भी अगर टिकट वगैरह देना होता है या चुनाव लड़ाना हो तो कम से कम योग्यता पर तो विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। दीप्ति, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, यूँ तो तस्वीर बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जब ये आरक्षण का बिल यूनियन गवर्नमेंट ने पास करवाया है, ठीक है, जनगणना होगी, आई थिंक 2026 में डिलिमिटेशन हो रहा है असेंबलीज का, सुना है ऐसा, पता नहीं अभी आगे क्या होगा। 29 तक ये लागू होगा और थोड़ा सा हो सकता है कि 5 साल का संघर्ष हो। तो ये आज जो तस्वीर है, अगर संख्या बल होता है महिलाओं का तो उसका कुछ इम्पैक्ट या फर्क आप महसूस करती हैं? अभी हाउस में देखते हैं तो इस हिसाब से भी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी इस बात पर कि डेफिनेटली अगर महिलाएं और आएंगी, बिकॉज जैसा कि इंदिरा जी ने भी बोला, मैं उस बात को उससे 100% सहमत हूँ कि जब महिला अपने कोई भी काम में आती है, भले कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं पे भी वो अपना 100% उसमें देती है और एक परिवार की तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को साथ सकती है। जितनी एम्पैथी महिला में है वो पुरुष में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वी आर बोर्न दिस वे। तो वो एक डेफिनेटली एडेड एडवांटेज है। तो जब ज़्यादा महिला प्रतिनिधि चुनकर सदन में आएंगी, जब ये आरक्षण हो जाएगा, तो उस वक्त डेफिनेटली महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनका जो सोल्यूशन, जिस तरीके से हमारे उर्वशी जी ने भी बोला कि वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, आई एम श्योर उस सोल्यूशन के हम काफ़ी नज़दीक भी पहुंचेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाओं की कमी नहीं है, जागरूक महिलाओं की कमी नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिटी की जो कमी हम एक महसूस कर सकते हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी की कमी है, वो इस आरक्षण से मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं हम निजात पाएंगे। जी, उर्वशी जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। संख्या बल का कुछ असर पड़ता है कि महिलाएं इतनी जीत करके आई हैं? मुझे लगता है कि आपकी बार काफ़ी, बीजेपी में देख लीजिए आप, मेरे ख्याल में 4 विधायक हैं जो महिला जीत करके आई हैं, और कांग्रेस में संख्या थोड़ी एक आध ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हाउस में जितने मेंबर दिखनी चाहिए वो उतना अभी भी नहीं है। टिकट दिए जाते हैं लेकिन जीत के नहीं आती हैं, या फिर टिकट नहीं मिलते हैं। 2029 में अगर लागू होता है, अगर मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत दूर की बात है, जब तक लागू नहीं हो, जब तक यही कहेंगे, तो उसके बाद में कुछ तस्वीर बदलेगी माहौल की भी और वहां बातें उठाने की भी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, अगर लागू होता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, बिकॉज जैसे जो इंदिरा जी बोल रही हैं या दीप्ति जी बोल रही हैं कि जो अड़चने आ रही हैं, दे आर सेइंग कि गवर्नेंस में उनको दिक्कत है, पार इजली देते नहीं है, मेन चाहते हैं कि वो पार होल्ड करें। तो जब तक उनको आप एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, देन हाउ कैन यू से कि उनको समझ नहीं है या वो नहीं कर पा रही, उनको करने तो दीजिए, तब तो आगे जाके वो दिखाएंगी ना, फिर आप उनकी योग्यता को जांचिए, बट एटलीस्ट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस बिल, इफ इट गिव्स 33% रिजर्वेशन, वो बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज संख्या बल का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है उससे। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंस्पिरेशन की दूसरी महिलाओं के लिए, कि वो देख के कि हाँ भाई इतने वुमेन अगर आ रही हैं तो हम भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट अस, सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। एंड ऑल्सो दैट विमेन जितनी ज़्यादा आएंगी, लाइक दीप्ति जी सेड, एम्पैथी जो वुमेन में है, तो आई थिंक वो जो इश्यूज हैं जो महिलाओं को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो मेनली हेल्थ और एजुकेशन में, बच्चों को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर, आई थिंक दोज इश्यूज वुमेन कैन डील बेटर विद देम, अगर वो उनको उठा सकती हैं, उनको रेज कर सकती हैं, उनसे बेटर डील कर सकती हैं। सो ये जो इश्यूज बिल्कुल पब्लिक से जुड़े हैं, वो शायद कहीं ना कहीं
इन अ बेटर वे दे कैन बी एड्रेस्ड अगर ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो महिलाओं का डेफिनेटली संख्या बल में आना। और आप देखिए वो बोलते हैं पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स देती हैं, बहुत कम महिलाओं को देती हैं। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी महिलाएं कहाँ दिखती हैं, बताइए? कहीं 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 एक दो। तो विमेन को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पार्टीज बोलती चाहे बहुत हैं बट मिल तो नहीं रहा है ना वो। बिल्कुल, और भी बननी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोर्ट करना चाहिए। देखिए परिवार में हम लोग देखते हैं कि कोई भी आगे बढ़ता है तो उसका परिवार का सपोर्ट होता है। पहले कहा जाता था कि पुरुष अगर आगे बढ़ता है तो महिला का सपोर्ट होता है, उसके पीछे नारी का हाथ होता है। लेकिन आजकल क्यों दीप्ति जी, महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो पति का भी हाथ होता है इसमें। हाथ होता है, और पति का नहीं, पूरे परिवार का। पुरुष आगे बढ़ता है तो एक महिला का हाथ होता है, लेकिन एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके पूरी फैमिली, उसके मदर फादर से लेके उसके बच्चों तक का सबका सपोर्ट होता है, तब जाके महिला आगे बढ़ पाती है। देखिए आप तो बिल्कुल अर्बन बेल्ट से आती हैं, लेकिन इंदिरा जी का आप देखिए कि जिस कास्ट से आती हैं, जिस क्षेत्र से आती हैं, अभी भी वहाँ पे जिस तरह का देखते हैं कि पुरुष प्रधान मानसिकता जो है वहाँ के लोगों की और सोच होती है, उससे बाहर निकल करके और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, जीती भी हैं। तो इंदिरा जी कुछ ये तस्वीर है जो बदली हुई है कि आपको भी काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा? बिल्कुल संघर्ष तो पूरा हुआ है योगेंद्र जी की। मेरे को 10 साल संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके अंदर सभी परिवार वालों का सपोर्ट रहा। और आज जैसा कि अपन बात कर रहे थे, अभी आप पूछ रहे थे कि महिलाओं को अपन टिकट देते हैं और उसके बाद में पुरुष आ जाते हैं, तो सबसे मेन रीज़न तो ये होता है कि जो स्ट्रांग महिला होगी, आपने सही कहा कि रिजर्वेशन की भी आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टियों को टिकट देना तो अच्छी सेलेक्टेड महिलाएं लेके आओ और उनको टिकट दे के उतारो ताकि वो जीत कर आए। अभी यूपी के अंदर प्रियंका जी ने लड़ सकती हूँ उस हिसाब से बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं तो समाज के अंदर कमी है कि महिला आगे नहीं बढ़ पा रही, या फिर भरोसा नहीं करते हैं पब्लिक में, या फिर वो अपने आप को फेस नहीं कर पाती है, या वहाँ जो उसको करना चाहिए, जो नेताओं की जो कार्यशैली होती है उसके अंदर वो आ नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं तो कमी तो है अभी। और रिजर्वेशन लाने के बाद में भी मुझे लगता नहीं है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है उस तरीके से आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो राजनेता अभी पुराने टाइम से हैं वो अपनी घर परिवार की महिलाओं को लेकर आएंगे, तो फिर वही बात होएगी, चलिए ससुर साहब नहीं तो बहू आ रही है, या पति नहीं तो पत्नी आ रही है, बड़ा ये कहना फर्क है नहीं आपका? पड़ पाएगा उससे। जी चलिए, चलते चलते मैं एक अनीता जी से एक मेरा छोटा सा सवाल होगा। एक पार्टी लाइन से अलग हटके अनीता जी क्या कुछ देख पा रही हैं आप, और क्या होना चाहिए कि आपको लगता है कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कुछ स्थिति बदल सकती है? तस्वीर बदलने की बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आज भी हम ये ठप्पा नहीं लगा सकते हैं कि बिल्कुल महिला एकदम स्वतंत्र या महिला की जब बात करते हैं तो ये इस बात को स्वीकारने में कहीं गुरेज नहीं करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति आज भी सेकंड दर्जे की ही बनी हुई है, और उसको बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो शायद अभी भी बहुत दूर तक छूट गया है। और शिक्षा के लिए सिर्फ लिखना पढ़ना या देवनागरी लिपि में लिख देने मात्र से का ही काम नहीं है, अक्षर ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। जैसा इंदिरा जी ने और दीप्ति जी ने बताया कि सरपंच 50% महिलाएं हैं, है ना, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 50% में से कितनी महिलाएं खुद का काम खुद कर पा रही हैं, साक्षर है सिर्फ इसलिए। अगर से वो शिक्षित है, शिक्षित होने में और साक्षर होने में बहुत अंतर है। यदि वो शिक्षित होती तो मेरे को लगता है कि खुद का काम खुद से कर पाती। और मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे मैं हमारे क्षेत्र से एमएलए हूँ, रात को भी कोई भी महिला किसी भी प्रकार की समस्या है वो बहुत आसानी से, बहुत बिंदास तरीके से, बहुत क्लियर शब्दों में हमको बयां करती है। और ये इवन तो मतलब अपने पति और उनकी चीज़ें भी हमको बयां कर देती है कि कई बार ऐसा होता है। तो घर की चीज़ें, घर की समस्या, महिलाओं से संबंधित जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं बहुत मुखरता से महिलाएं रखती हैं, तो उनका समाधान होता है। और समाधान होता है तो आप देखिए कि उसका असर उनकी जीवन शैली पर पड़ता है, उनके परिवार पर पड़ता है। तो एक तुरंत तरीके से यदि हम कोई 10 प्रयास करें फिर कोई कई एक समाधान हो, तो लेकिन यदि महिला जनप्रतिनिधि होती है तो उससे महिलाओं को बहुत आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलता है और उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। और समाज, चूंकि समाज से ही राष्ट्र बना होता है, तो उसका सीधा प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि महिला जनप्रतिनिधि और यदि शिक्षित हो तो उसमें सोने पर सुहागा
होता है और वो शिक्षित महिला जो है वो कहते हैं ना 7 पीढ़ियों को तारने का काम करती है। तो वो एक बार जनप्रतिनिधि बन करके ही अपनी क्षेत्र की सभी महिलाओं की समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होती है और वो उसका मील का पत्थर साबित होता है। तो इंदिरा जी यदि दोबारा जीत के आई हैं, दीप्ति यदि दोबारा जीत के आई हैं और यदि लगातार मैं 5वीं बार जीत के आई हूँ, तो उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारा जो महिला वोटर है वो महिला वोटर की समस्याओं का समाधान की चिंता प्राथमिकता पर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा और ये तस्वीर कुछ और उज्ज्वली होगी। हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ में रखना चाहिए। पहले जो कल था वो आज उससे बेहतर है, आज जो है उससे बेहतर मुझे लगता है, हम सब लोगों को लगता है कि कल और बेहतर होगा। ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस सेवा में, हर सेवा के अंदर आपको महिलाएं होंगी जहां आवश्यकता पड़ती है और अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन आज भी जरूरत इस बात की है कि उन्हें अवसर, पंख दिए लेकिन अवसर तो दीजिए। जब आप उनको कैद में रखेंगे तो उड़ान कैसे भर पाएंगे? और भरोसा रखिए अगर आपको अवसर मिलेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि समाज से जुड़ा कोई भी बिंदु के शासन, महिलाओं से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो आप जरूर उसे उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।